था, ठीक है ना। साइमन कमीशन है जाए। चौथी इन्होंने सिफारिश रखी कि केंद्रीय सभा को परिसंघ सभा बनाए। केंद्रीय सभा को क्या बनाए, परिसंघ बना दिया जाए। और इसी तरह से इन्होंने ये भी कहा गया कि प्रांतीय परिषदों में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सदस्यों का निर्वाचन हो। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुनाव करवाएं। क्लियर। तो 5 पॉइंट बता दिए, बाकी इंपॉर्टेंट और भी, लेकिन 5 पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि इस कमीशन का क्या सिफारिश थी, वो आपने नोट कर लिया होगा। देन देखो, मैं आपको फाइनली ये भी बता देता हूँ कि इस रिपोर्ट का क्या हुआ, क्या आखिर में इस रिपोर्ट का कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं, तो नोट कर लीजिएगा। इसकी रिपोर्ट की कुछ सिफारिश को 1935 के भारत शासन अधिनियम में लागू किया गया। क्लियर। तो इसी तरह से ये हो जाता है अपना टॉपिक खत्म। आगे बात करें नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या थी, नेहरू रिपोर्ट क्या थी, उस पर बात करते हैं। सर बैकग्राउंड सॉन्ग, अरे ये बैकग्राउंड सॉन्ग मेरे हाथ में नहीं है, ये है ना वो गणेश चतुर्थी है तो चल रहे हैं, मतलब उल्टा नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। बट अपने काम पर बढ़ते हैं। नहीं, ये बड़ा पसंद नहीं आएगा। आपको मैंने मॉडल पेपर दिया है ना, मॉडल पेपर में कैसे आया था कि 2 प्रश्न मिल के आएगा। जैसे मान लीजिए निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जैसे नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, त्रिपुरी संकट, ऐसे करके 2-3 करके आएंगे। एक प्रश्न 12 नंबर का, इतना छोटा प्रश्न 12 नंबर का नहीं आएगा, समझ रहे हैं। यानी निम्न पर टिप्पणी लिखिए तो 2 एक साथ में करने हो सकते हैं, 3 एक साथ में करने हो सकते हैं, ऐसा टिप्पणी वाला प्रश्न आएगा। आप मॉडल पेपर को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट पर बात करते हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व कहिए या अध्यक्षता में, नेतृत्व में सुशासन के लिए, स्वशासन के लिए देश में प्रथम बार संविधान का मसौदा तैयार किया गया। मसौदा तैयार किया गया, एक खाका तैयार किया गया। और यह खाका प्रारूप 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया था।
अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या बातें थी, यानी रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें या रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बिंदु के भाई इस रिपोर्ट में आखिर में बात क्या रखी गई थी, क्या चीज़ थी इसमें, या रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें कहें या सिफारिशें, कि कौन सी सिफारिशें थी जो इन्होंने चाहते थे कि हमारे संविधान में ऐसी आए। तो सबसे पहला, हमें जो अधिकार मिले इसको मजबूत करें, अधिकारों को मजबूत करना। इस विधेयक में कहा गया कि सभी सरकारी शक्तियों से प्राप्त जो अधिकार है उसको मजबूत किया जाए। जैसे हमारे जो अधिकार हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, या कॉमनली अगर बात करूँ कि जो हमारे अधिकार जो है ना, अवर राइट्स, वो और मजबूत किए जाएं। ऐसे नहीं हो कि हमारे मुताबिक प्रेस पर आप पाबंदी लगा दी, हमारी आज़ादी ख़त्म कर दी, नहीं। ठीक है। दूसरी, यानी दूसरी खूबी यहाँ पर क्या रखी गई इसमें, तो नोट कर लीजिएगा कि मजबूत संघीय प्रणाली का निर्माण। संघीय प्रणाली समझते हैं, केंद्र और राज्य दोनों के बीच जो सिस्टम बनता है वो संघीय प्रणाली कहते हैं। केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाए तथा अवशिष्ट शक्ति वही रखे, वही मतलब केंद्र सरकार ही रखे, ऐसा कहा गया। और इसी की तरह से तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका। उन्हें कहा कि न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, न्यायपालिका सरकार के कंट्रोल वाली कठपुतली नहीं होनी चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। नंबर 4 पर बात करें तो भाषाई आधार पर प्रांत। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि रिपोर्ट में भारत की विविध आबादी और क्षेत्रों को ध्यान में रखते भाषाई आधार पर प्रांतों को बनाने की बात की गई। कि भाषा के आधार पर प्रांत मतलब अलग अलग राज्य बना दो। क्या बना दो? राज्य बना दो। नेक्स्ट कहा गया कि कोई अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं, निर्वाचन क्षेत्र नहीं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जाति या धर्म के आधार पर अलग अलग चुनाव न करवाया जाए, एक ही चुनाव करवाया जाए। नंबर 6 पे नोट कर सकते हैं कि आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी, आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी, यानी सरकार के ऑफिशियली कामकाज के लिए, सरकार के ऑफिशियली कामकाज के लिए देवनागरिक या लिपि हिंदुस्तान की भाषा को अपनाया दिया जाए। हिंदी व उर्दू को अपना दिया जाए। ठीक है, ये इस सिफारिश रखी गई। वैसे कुछ एक सिफारिश तो 1935 के अधिनियम में अप्लाई की गई, बाकी नहीं भी की गई। ठीक है ना, ये नोट कर लिया। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, आई थिंक सेकेंड लास्ट टॉपिक है। हाँ, सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है वो है
सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। देखो ये आंदोलन आप सभी जानते हैं। ये आंदोलन है वो शुरू कब से होता है? ये आंदोलन शुरू कब से होता है बताइए? ये आंदोलन शुरू कब से होता है? अंग्रेजों के साथ असहयोग करने की नीति थी, क्योंकि अंग्रेज भारत और भारतीय जनता के लिए सही नहीं कर रहे थे या उनका कोई सकारात्मक रवैया नहीं था। तो इसलिए गांधी जी के साथ मिलकर लोगों ने कहा कि हम सरकार की नीतियों का विनम्रता के साथ विरोध करेंगे, या सीधे सीधे कहें हम उनके किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे। क्लियर? हाँ, पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर कल दे देते हैं, अगर लगता है तो कल देते हैं। तो बात करते हैं 12 मार्च 1930। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हुआ क्यों, असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। कारण, तो कारण में नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड इरविन की घोषणा, ये बड़ा प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये बड़ा प्रश्न आ सकता है। लॉर्ड इरविन की घोषणा, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया या स्पष्ट रूप में कह दिया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसमें भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार किया जाएगा। मतलब लोग चाहते थे कि आज़ादी अभी सही है, जबकि इसने कहा गोलमेज सम्मेलन करेंगे और गोलमेज सम्मेलन के बाद हम संविधान के मसौदे पर विचार करेंगे। दूसरी बात करें तो दिल्ली का घोषणा पत्र, देखो दिल्ली का घोषणा पत्र सीधी सी बात करें लॉर्ड इरविन का ही घोषणा पत्र था, और उसमें ये कहा गया कि हम औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना चाहते हैं। बल्कि स्वराज्य के संविधान को तैयार करेंगे। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि हम आपको औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं दे रहे, बल्कि एक स्वराज्य का संविधान बनाएंगे, यानी एक कानून बनाएंगे। जैसे 1935 का कानून था, वैसे ही एक और कानून बनाएंगे जहां आपको ज़्यादा छूट मिलेगी। जबकि इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हमें तो आज़ादी चाहिए। तो विरोध हो गया। वो आज़ादी नहीं दे रहे थे, वो संविधान बना रहे थे। सिर्फ क्या कर रहे थे? संविधान बना रहे थे। एक और कारण नोट कर लीजिए, ब्रिटिश नीतियां व दूसरा कारण ये कह सकते हैं
कि अंग्रेज़ों की नीतियाँ, ब्रिटिश नीतियाँ और इस नीतियों की वजह से विद्रोह भड़क चुका था या और अग्रेसिव हो चुका था। असंतोष बढ़ चुका था, मतलब असंतोष हो चुका था। अब वो विरोध करना चाहते थे, अब वो विरोध ही करना चाहते थे। नेक्स्ट बात करें तो गांधी इरविन बेट, गांधी इरविन समझौते में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। इसी के अलावा अगर बात करें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बात करें तो जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, वह पूर्ण संविधान का प्रस्ताव पास किया था। यानी कांग्रेस ने तो पहले आज़ादी के लिए संकल्प घोषित कर दिया था कि अब हमें आज़ादी चाहिए। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस की घोषणा, यानी आज़ादी का दिन पहले घोषित कर दिया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब भारतीयों को सिर्फ स्वराज्य चाहिए। इसके अलावा एक कारण और लिख सकते हैं, नमक कानून, अंग्रेजों द्वारा नमक पर भी कर लगा दिया। ओके, तो ये चीज़ें अगर आपने नोट कर ली है तो अब मैं आपको सीधे सीधे ले चलता हूँ कि क्या कार्यक्रम थे। इस आंदोलन की गतिविधियाँ, ठीक है, गतिविधियों के अंतर्गत नोट कर सकते हैं। सबसे पहला काम
नमक कानून तोड़कर स्वयं नमक बनाना। तीसरा रखा गया विदेशी कपड़ों की होली व स्वदेशी अपनाना प्रसार करना। चौथा काम कह सकते हैं सरकारी संस्था व ऑफिसों का त्याग करना। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ाना। देशी विद्यालय व संस्था की स्थापना। नेक्स्ट जैसे नोट कर सकते हैं सरकार को कोई कर नहीं देना। ये नीतियाँ अपनाई गई, ये नीतियाँ की गई अपनाई गई। ठीक है, आगे देखिए। अब ये रणनीतियाँ थी जिसके अकॉर्डिंग आंदोलन को आगे बढ़ाना था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कुछ ही दिनों में आंदोलन तीव्र हो चुका था। कुछ ही दिनों में आंदोलन क्या हो गया? तीव्र हो गया। अब कुछ ही दिनों में जब आंदोलन तीव्र हो गया तो सरकार चिंतित हो गई। इससे सरकार चिंतित हुई। क्या हुई? चिंतित हुई तथा दमन चक्र तेज किया, यानी आंदोलन को दमन करने का कार्य किया। इसके अंतर्गत नोट कर लीजिएगा, एक थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ कि दांडी मार्च की यात्रा साबरमती से दांडी तक 72 सदस्यों के साथ शुरू की 12 मार्च 1930 तथा वहाँ पहुंचकर नमक बनाकर आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो थोड़ा पहले लिखवाना था, लेकिन मैंने आपको अभी लिखवा दिया है, तो कोई नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, कि ये जो ये वजह पहले थी। अब बात करते हैं आंदोलन के प्रारंभ में ही प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर दिया तथा बात करते गांधी जी की,
तो 5 मई 1930 को यरवर्दा कह सकते हैं, यरवर्दा जेल में डाल दिया। आंदोलन को कुचलना था ना, तो इसके लिए तरीके अपना दिए गए। इसके अलावा कांग्रेस को अवैधानिक घोषित किया। कांग्रेस को क्या कर दिया? अवैधानिक घोषित कर दिया गया। और साथ ही सैकड़ों लोगों ने गिरफ्तारियां दी तथा विशेषकर आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, और जितना भाग लिया उतना ही गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भर दिया तथा उनके साथ अमानुषिक, जो मानव के अकॉर्डिंग नहीं होने से उचित, अमानुषिक व्यवहार किए। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। और देखा जाए तो इस आंदोलन में गोलीकांड, हत्या, वो सब चीज़ें हैं जो हुई। इस बीच आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित किया। ध्यान रखना, सैन्य विज्ञान आंदोलन कुछ समय के लिए क्या हुआ था? स्थगित हुआ था, पोस्टपोन हुआ था, ऐसा ध्यान रखना। ठीक है, और पोस्टपोन होने के बाद तथा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, परंतु इसका परिणाम निराशाजनक निकला। यानी जब कहा गया कि भाई आंदोलन को थोड़ा समापन कर दिया जाए, तो इसी बीच अंग्रेज आपसे बात करना चाहते, तो आंदोलन को थोड़ा ढीला कर दिया और ये गोलमेज सम्मेलन में गए, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला या कोई सकारात्मक परिणाम निकला ही नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला, सफल नहीं हुआ ये। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो जब ये सफल नहीं हुआ तो इस वजह से आंदोलन 1932 के शुरुआत में पुनः प्रारंभ हुआ, परंतु अब जब दोबारा आंदोलन शुरू हुआ ना, तो अगर बात करें
तो ये आंदोलन अब सकारात्मक रूप में आगे नहीं बढ़ पाया था या एक अच्छे रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाया था। तो अगर कहा जाए तो ये जो आंदोलन है ये आंदोलन मन पढ़ चुका था। दूसरी ओर अंग्रेज़ों का दमन चक्र कठोर था। इस कारण आंदोलन नतीजे पर पहुंचने से पूर्व ही असफल हुआ। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? समन्वय विज्ञान आंदोलन के प्रभाव की बात करें, मतलब प्रभाव क्या पड़ा इसका, तो बात करें तो इस प्रभाव के अंतर्गत कुछ चीज़ें जो है आपको बताना चाहूँगा। उन्नीस सौ शासन जो 35 अधिनियम है ना, उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस अधिनियम के अलावा राजनीतिक जाति व चेतना का संचार हुआ। नेक्स्ट अगर देखा जाए और करीब आ गई, क्या हो गई? और करीब आ गई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस व त्रिपुरी संकट। एक बार तो शॉर्ट आपको समझा देता हूँ इसमें कि 1938 के हरिपुरा सम्मेलन में कांग्रेस की अध्यक्षता बोस द्वारा की गई, बॉस द्वारा की गई, परंतु इनकी मांग या
विचार को पूर्णतः नहीं अपनाया गया। पुनः 1939 के 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के लिए पुनः बॉस अध्यक्ष का चुनाव जीते तो गांधी जी नाराज हो गए। क्योंकि वे अपने पसंद के कौन से उम्मीदवार को नाम बताइए? अपने पसंद के उम्मीदवार को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और इनके पसंद के जो उम्मीदवार हैं इनको बनाने के लिए ये जिद्दोजहद कर रहे थे कि भाई मेरी पसंद का व्यक्ति ही उम्मीदवार बनेगा। तो अगर देखा जाए इनकी पसंद के उम्मीदवार के तौर पर गांधी जी ने सोच रखा था कि भाई इनका पसंद का उम्मीदवार है वो ही जीतना चाहिए, अन्यथा ये जो अधिवेशन है इसको विफल किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इनके पसंद के उम्मीदवार कौन थे? नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं। क्या कर रहे हो आप? इनके पसंद के उम्मीदवार कौन, जल्दी बताइए। सीतारमैया। कौन थे? सीतारमैया। किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा। देखो कितना गड़बड़ घोटाला है। श्री सीतारमैया हार गए थे। सीतारमैया क्या हुए थे? हार गए थे। ठीक है। फिर अब कांग्रेस की नई कार्य समिति का गठन किया जा रहा था। तब इस कमेटी के 15 सदस्य सुभाष की नीतियों को समर्थन नहीं कर रहे थे या समिति का गठन नहीं हो पा रहा था एवं कमेटी कार्य नहीं करना चाहती थी। तब बॉस द्वारा
अध्यक्ष अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया गया। अध्यक्ष पद से उन्होंने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। और इस तरह से ध्यान रखिएगा, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 3 मई 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद अपने नीति व उद्देश्यों पर ध्यान दिया। इस प्रकार से त्रिपुरी कांग्रेस का जो अधिवेशन था ना, उसमें विवाद खड़ा हो गया था। कांग्रेस काम नहीं कर रही थी, उनको अध्यक्ष बढ़ाना नहीं चाहती थी, और ये अध्यक्ष बन गए तो वो काम ढीला पड़ गया था। तो आखिर में इनको मजबूरन अलग होना पड़ा और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। स्थापना करने के साथ ही ध्यान रखिएगा, स्थापना करने के साथ ही इन्होंने अपने स्वराज्य की स्थापना की दिशा में कार्य किया तथा इनके अन्य अनुयायी एवं जयप्रकाश नारायण जैसे नेता जुड़े तथा अब ये जो आंदोलन था ना, इनके द्वारा जो बनाया गया जो ये विशेष रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक था, ये ब्लॉक जल्द ही भारत में स्थानों पर प्रभावशाली हुआ। जल्द ही क्या हुआ? प्रभावशाली हुआ, यानी अपने काम, अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग काम करने लगा और इससे भयभीत होकर कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 11 अगस्त को भारतीय अखिल कमेटी से हटा दिया। भारतीय अखिल कांग्रेस कमेटी से हटा दिया। सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इसी तरह से कार्य करते रहे और परंतु बोस
देश हित में संलग्न रहे। क्लियर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सेकंड लास्ट टॉपिक था आपको थोड़ा समरी में, थोड़ा डिटेल से या थोड़ा यूजफुल तरीके से आपको समझा दिया है। अब इसके बाद आज के क्लास का जो लास्ट टॉपिक है वो है भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डालिए। द्वितीय विश्व युद्ध एवं संवैधानिक गतिरोध। यस, तो पहले इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि ये पूरा ही टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो सके। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन है ना, ये एक अंतिम निर्णायक आंदोलन था। और इसे एक और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि इस आंदोलन को एक और बेहतर नाम दिया गया है, अगस्त प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आंदोलन जो है ना वो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस की मुंबई जो अधिवेशन हुआ था ना, उसमें इसको प्रस्तावित किया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों की शासन व्यवस्था तुम लोग भारत को तुरंत छोड़ दो, तुम लोग भारत को तुरंत छोड़ दो। इस तरह का एक बड़ा ही अमेजिंग आंदोलन बनकर ये उभर कर सामने आया था। तो इस पर हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन हाँ, डेट नोट कर लीजिए। क्लियर, डेट नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं बीच में बताऊं, लेकिन शुरुआत में ही मैं आपको नोट करवा देता हूं। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को मैंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घटना की वजह से ये थोड़ा माहौल बदल गया था। क्यों? क्योंकि 1 सितंबर 1939, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से लेकर, यानी 1939 से लेकर 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला है। तो इसी बीच अगर बात करें 1 सितंबर 1939 को, तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण हुआ था। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण हुआ। पोलैंड पर किसका आक्रमण हुआ? जर्मनी का आक्रमण हुआ। और इसके साथ इस घटना से ही यूरोप में विश्व युद्ध शुरू हो गया तथा यूरोप में युद्ध शुरू हो गया। वैसे देखा जाए ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो ये फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर है ना, अपना तो कोई लेना देना ही नहीं था। प्रथम और सेकंड विश्व युद्ध में तो अपना कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि ये अंग्रेजों की वजह से हमारे सामने समस्या आई। अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने हमें मजबूरन साथ साथ में घिसा, वरना हमारा फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर से क्या नाता था, हमारा क्या उनसे लेना देता। लेकिन ब्रिटेन ने अपने मतलब के लिए भारत को आगे बहुत ज़्यादा खदेड़ा था। क्लियर। चलो, तो फिलहाल तो हम बात करते हैं कि यहाँ से अब देखो हुआ ये कि अंग्रेजों का भारत में राज था। अब भारतीय सेना को या भारत को बिना भारत की परमिशन के युद्ध में धकेल दिया। ये इस वजह से तनाव हो गया था। उन्होंने कहा कि हम आपको युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज्य देंगे। उन्होंने क्या कहा अंग्रेजों ने कि हम युद्ध के बाद आपको औपनिवेशिक स्वराज्य देंगे। अब कैसे देंगे, कब देंगे, कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया था जब ये आंदोलन शुरू हो रहा था। तो वो भी नोट करा देता हूं, इसी के साथ साथ में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे।
ब्रिटिश सरकार द्वारा कहा गया कि युद्ध उपरांत औपनिवेशिक, युद्ध के मतलब बाद औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। क्लियर। पर प्रश्न ये उठता है कब, प्रश्न ये उठता है कि कब। तो ये समस्या थी। नमस्ते शिमा रॉयल, नमस्ते। तो ये समस्या थी आखिर में कब होगा। इसी के साथ दूसरी पृष्ठभूमि की बात करें तो सेकंड पृष्ठभूमि यानी अगस्त प्रस्ताव। दूसरी बैकग्राउंड की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या था नोट कर लेना, क्योंकि 1940 में अंग्रेजी गवर्नर जनरल की बात करें वॉइस राय लॉर्ड लिनलिथिंगो, बहुत बड़ा अच्छा नाम है, लॉर्ड वॉइस राय लिनलिथगो, याद रह जाएगा, ऐसे याद रखना, लिनलिथगो याद रह जाएगा, बहुत अच्छा नाम है। लिनलिथगो ने संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए अगस्त प्रस्ताव की बात की। औपनिवेशिक का दर्जा देने की घोषणा, ठीक है ना, ये घोषणा करी। अब देखो यहाँ पर एक इशू ये है, चलो औपनिवेशिक का दर्जा तो दिया जाएगा, चलो औपनिवेशिक का दर्जा तो दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी वजह ये थी कि कांग्रेस ने ये कहा कि भाई आप भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा कब दोगे, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा कब दोगे। तो इस तरह से यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस निराश हुई। इस प्रश्न का उत्तर ना मिलने से कांग्रेस निराश हुई। क्या हुई, कांग्रेस निराश हुई, और इसी तरह से उन्होंने यानी 15 अगस्त 1940 को अधिवेशन करने का ऐलान किया, मतलब निश्चय किया। उन्होंने कहा कि चलो हम कोई बात नहीं, हम अपने स्तर पर काम करेंगे। क्या करेंगे, अपने स्तर पर काम करेंगे। इस तरह से ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, यहां तक तो आपने नोट कर ली होगी। देखो अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बैकग्राउंड स्टोरी की बात करें। क्रिप्स मिशन, कौन सा मिशन, क्रिप्स मिशन 1942। अब ये क्रिप्स मिशन क्या था, यस क्रिप्स मिशन ध्यान रखना, एक्चुअल में देखा जाए तो भारत को स्वतंत्रता का कोई ठोस आधार नहीं था। देखो कुल मिलाकर इसमें ये कहा गया था, इसका मतलब ये था कि युद्ध काल यानी जब युद्ध चल रहा था तो ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए ये काम कर रही थी।
संवैधानिक गतिरोध, संविधान यानी संविधान और स्वराज्य की बात जब कही जा रही है तो इसके गतिरोध को दूर करने का पुनः प्रयास किया। पुनः प्रयास मतलब क्या? पुनः प्रयास का मतलब यही था कि 22 मार्च 1942 को नोट कर लीजिएगा। 22 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स को एक मिशन के साथ भारत भेजा। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये जो मिशन था ना, जो सर क्रिप्स कह सकते हैं, ये 1942 में भेजा गया था। अब इसका भी एक उद्देश्य था कि भारत को अगर स्वतंत्रता का दर्जा दिया जा सकता है, मतलब पूरी तरह नहीं, वो औपनिवेशिक स्वराज्य का, तो उसके लिए एक संविधान कैसा होना चाहिए। तो इसलिए ये एक तरह से भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए अंग्रेजों का एक साल कह सकते हैं, एक साल थी। तो इस तरह से नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट कि ये भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए उद्देश्य लेकर आया था। तो क्रिप्स मिशन के 2 भाग थे। दो भाग थे, ठीक है ना। पहला लागू कर दिया था, दूसरा कांग्रेस व अन्य ने अस्वीकार व वापस। तो इस प्रकार से इस क्रिप्स मिशन के है ना, इसके 2 भाग थे। एक भाग तो नॉर्मली था, जो जिसको लागू कर दिया गया था। दूसरा भाग था, उसको बिल्कुल उसके जो अंदर जो प्रस्ताव में जो बातें थी, उसको कांग्रेस ने बिल्कुल सीधे से नकार दिया, बाकी दलों ने भी नकार दिया। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन का ये जो योजना, ये बोरिया बिस्तर था, उसको कहा गो बैक साइमन। नारा क्या लगा था? गो बैक साइमन लगा था ना, वैसे यहाँ पर भी लगा था। वो अलग लाला लाजपत राय का 1927 का था, लेकिन यहाँ पर 1942 में था। तो इसमें भी इसको वापस भेजने पर बात की गई कि हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं। और इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो योजना थी, उस योजना को सभी राजनीतिक दलों ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तो ये योजना, इसके अंतर्गत योजना अस्पष्ट अनिश्चित थी। इस मिशन की योजना अस्पष्ट व अनिश्चित थी। दैट इज द अमेजिंग पॉइंट कि इस योजना को सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार नहीं किया। तो इसके ऊपर गांधी जी ने भी योजना को देखा था। तो एक बहुत ही जबरदस्त गांधी जी ने लाइन कही थी इस क्रिप्स मिशन की असफलता पर। बहुत ही अच्छी लाइन कही थी। उन्होंने कहा था क्रिप्स मिशन दिवालिया बैंक के नाम पर, एक करप्ट बैंक, यानी सिंपल सी बात करें तो गांधी जी ने दिवालिया बैंक के नाम दिवालिया बैंक, वह बैंक जो दिवालिया हो रहा है, तो दिवालिया बैंक के नाम अगली तिथि का चेक, ध्यान रखना, अगली, ठीक है ना, दिवालिया बैंक के नाम अगली तिथि का चेक कहा था।
इसका मतलब ऐसा मान लीजिए कि एक बैंक, 15 मिनट, एक बैंक जो दिवालिया हो रहा है, मतलब बैंक करप्ट, कंगाल हो रहा है, अब उसके ऊपर कोई चेक ड्यू है, तो मतलब वो खुद तो दिवालिया हो चुका है, लेकिन चेक काट के दे रहा है कि ले भाई 15 करोड़ उठा लेना। तो गांधी जी ने कहा भाई तो पहले तो दिवालिया हो रहा है और ऊपर से हमें कह रहा है कि हम आपको ये देंगे। मतलब क्या, मतलब ये कि इस अब अंग्रेजों की वैसे भी सब कुछ चटिया कहते धूमिल होने वाली थी। अब इसका जो भारत में शासन के जो थे ना कि पांव वो लड़खड़ा रहे थे, फिर भी वो भारत को कह रहे थे कि हम आपको आज़ादी देंगे। तो भारत ने कहा कि भाई ये किस प्रकार का चेक आप दे रहे हैं, आप खुद दिवालिया और हमें कह रहे हैं हम आपको आज़ादी देंगे। निकलो तो बड़ा है, निकलो तो बढ़िया है, अदरवाइज हम आपको धक्का लेके निकालेंगे। तो इसी तरह से इस सब का एक समरी है ना, वो गांधी जी ने कहा कि दिवालिया बैंक के नाम अगली तिथि का चेक, यानी पोस्ट डेटेड चेक, क्या कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। समझ में आ गया। तो ये एक यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग बात है वो कही गई, वो आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा नोट कर लीजिएगा, ये तो आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्या था कि फ्रांसिस्ट शक्तियों की सफलता। अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, तो जो मैं रेड लाइट कर रहा हूँ ना, वो कारण है, वो इस आंदोलन की बैकग्राउंड स्टोरी को आपको बयां कर रहे हैं। अब देखो क्या हुआ कि युद्ध जो हो रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसमें बहुत गंभीर हालात हो चुके थे और फ्रांसिस्ट की शक्तियां हैं वो बढ़ गई थी। और इस तरह से ये देखा जा रहा था कि जो मित्र राष्ट्र है ना, जिसमें इंग्लैंड भी था, वो हार जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हार जाएगा। इस तरह से गांधी जी भी ये सोचने लग गए थे। उनको लगा था कि अगर मित्र राष्ट्र हार गए, फ्रांसीसी शक्तियां तो बुलंद हो रही है, तो अब वो एक भय बन गया था कि जापान भारत की ओर बढ़ रहा है और हमें ब्रिटेन के पाले में रखकर जो ब्रिटेन गेम खेल रहा था, इस वजह से हम जापान के दुश्मन थे। तो हम भारतीयों को ये डर सता रहा था कि फ्रांसीसी सफल हो रहे हैं युद्ध में और समस्या गजब होने वाली है। तो इस तरह से इस पॉइंट में लिखाने की मुझे कोई नीड नजर नहीं आ रही है, बट जो समझा दिया वो नोट कर लेना कि फ्रांसीसी जो थे ना वो सफल थे। या फिर चलो एक आध लाइन में नोट करा देता हूँ, नोट कर लीजिए। मंडरा रहा था, समझ में आ गया। यस। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थी ये एक नोट कर लीजिएगा कि भाई फ्रांसीसी शक्तियाँ बढ़ रही थी और इस वजह मित्र राष्ट्र हार जाएंगे ऐसा लग भी रहा था। और साथ ही अगर ये याद रखा जाए तो ये भी ध्यान रखना कि जापान जो है वो ब्रिटेन का दुश्मन था, तो उसकी ताकत बढ़ रही थी, तो अब लग रहा था कि वो भारत पर आक्रमण कर लेगा। तो भारतीयों को चिंता हो रही थी कि अब अंग्रेज अगर अभी नहीं सुधरे, अंग्रेजों को अभी नहीं भगाया, तो समस्या हमारे लिए गजब हो सकती है।
हमें इन्हें भगाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये वो वजह थी। लेकिन अगर फिर भी अगर पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या है, तो एक बार मैं वापस रिपीटेड के तौर पर लिखवा देता हूँ। आंदोलन के कारण, क्लियर। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए कि भी क्या कारण था। तो कारण मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, क्रिप्स मिशन की असफलता। अब ये ध्यान रखना, ये पॉइंट मैंने जस्ट पहले पूरा समझा दिया, ठीक है। अब सिर्फ पॉइंट ही लिखूंगा मैं, बाकी आप चाहो तो यहाँ पर भी डिटेल समझा सकते हो। इसके अलावा सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड प्रॉब्लम्स। तीसरा कारण यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो था कि ब्रह्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार। ब्रह्मा, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें समझा देता हूँ। एक्चुअली ब्रह्मा से जो भारतीय शरणार्थी भारत आए, उन्होंने बताया कि मतलब जो बर्मा से लोग भारत आए, उन लोगों ने भारत को ये बताया कि जो हमारे लोग ब्रह्मा म्यांमार में जो रह रहे हैं ना, वहाँ यूरोपीय लोग भेदभाव कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को और ये विरोध भड़कने लगा कि भाई हमारे लोगों के साथ जो ब्रिटेन है और जो अंग्रेजी लोग हैं वो बहुत खराब कर रहे हैं। तो इसलिए समस्या है बद से बदतर होने वाली थी। नेक्स्ट देखा जाए तो उस समय अंग्रेजों के इस युद्ध में भाग लेने से भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, यानी महंगाई में वृद्धि। महंगाई में वृद्धि, उस समय इतनी महंगाई हो सकी कि लोगों के पास पैसे नहीं थे खाने पीने की, तो समस्या बढ़ गई थी। नेक्स्ट देखा जाए तो पूर्वी बंगाल में आतंक का राज्य, आतंक का राज्य, यानी ब्रिटिश सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी और बंगाल जो है वो ऐसा हो चुका जैसे कंगाल हो रहा, मतलब पूरी तरह से आतंक है वो घूम फिर रहा था। लोग आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे से दुश्मनी निकाल रहे थे, अंग्रेज है वो बदला लिए थे, भेदभाव कर रहे थे। तो ये माहौल हो चुका था। एंड एक लास्ट बात कि इस बार गांधी जी है ना थोड़े गजब वाले लुक में थे, क्योंकि इसी आंदोलन में तो उन्होंने कहा था डू एंड डाई। अब वो समय आ चुका है, या तो करो या मरो। लेकिन गांधी जी ये नहीं कहा मारो, गांधी जी ने हिंसा की बात नहीं कही थी, गांधी जी ने कहा था करो या मरो। इस प्रकार से गांधी जी का इस आंदोलन में दृष्टिकोण थोड़ा अलग था। गांधी जी की विचारधारा में परिवर्तन, क्लियर। तो ये नोट कर लेना, ये वो कारण है जो आपको याद होने चाहिए डेफिनेटली, और एकदम इजी वे तरीके से। चलो अब आगे बात करते हैं कि अब ये पूरा प्लान हो चुका था, बैकग्राउंड हो चुका था, आंदोलन होना ही था। तो बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा। घोषणा, क्लियर। तो ये नोट कर लीजिएगा, अब आपको समझा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं तो होता क्या है कि ये 8 अगस्त को, नोट करना, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन,
क्लियर। अधिवेशन होता है, इसी अधिवेशन में जहाँ गांधी जी ने इस आंदोलन को सभी का सहमति थी, तो सभी के साथ गांधी जी भी सहमत हो गए कि अब हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और इस तरह से गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था। गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, क्योंकि गांधी जी अपना लुक है वो बिल्कुल तगड़ा कर चुके थे, बदल चुके थे, जिसमें उन्होंने पहली बात तो यही की कि अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जब प्राय लोगों को उसकी कहते ना औकात बतानी जरूरी है ताकि उन्हें पता रहे, तो ये वो टाइम था जब कहा कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्योंकि ये आपका नहीं है जो आप लेके बैठे हो। तो इस प्रकार से अब पूरी तरह से ये माहौल चेंज हो चुका था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगले दिन देखो 8 अगस्त को प्लान बन गया था, प्रस्ताव पास हो चुका था। अब प्रस्ताव पास होने के बाद अगले दिन मूवमेंट करना था, तो अगले दिन इसी के साथ यहाँ ध्यान रखना एक और फेमस नारा था, डू एंड डाई, डू एंड डाई, करो या मरो, यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा इसको। अगले दिन मतलब 9 अगस्त 1940 को अंग्रेजों ने वही तरीका अपनाया जो पहले अपना रहे थे। उन्हें पता लग गया था, भेदी तो होते ही है सभी जगह। तो जब अगले दिन जैसे ही आंदोलन करने वाले थे, तो पहले ही जो धुरंधर नेता थे जो इस आंदोलन को ले चलने वाले थे, उनको देह पकड़ और गिरफ्तार करके नजरबंद जेल में डाल दिया। प्रमुख स्टार नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। अब इसमें शब्द नहीं, लेकिन कुछ एक आपको नाम जरूर बता दूं, जिसके अंदर नोट कर लीजिएगा कि स्वयं गांधी जी, नेहरू जी, नोट करना। जैसे इसके अलावा बात करें पटेल जी यानी सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत लगभग प्रमुख नेताओं को। ठीक है, अब देखो ये ध्यान रखना कि इस प्रकार से मतलब लीडर जो है इस आंदोलन को ले जाने वाले थे, उन्होंने लीडरशिप को ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद समस्या बड़ी जबरदस्त हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच एक और मैं एक फैक्ट बता देता हूँ, एक चीज जो रह चुकी है, शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसी बीच मान लीजिए एडवर्टाइज की तरह ही है, एक बीच में जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि इस घोषणा से पहले, अगस्त मतलब भारत छोड़ो आंदोलन से पहले गांधी जी ने वर्धा प्रस्ताव पेश किया था। हाँ जी, बिल्कुल नोट करना, वर्धा प्रस्ताव। ये वर्धा प्रस्ताव जो है ना, वो भारत छोड़ो आंदोलन के अग्रमुखी प्रस्ताव कह सकते हैं, अग्रमुखी प्रस्ताव। गांधी जी ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए वर्धा प्रस्ताव, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए वर्धा प्रस्ताव की एक योजना खुद बनाई थी। और ध्यान रखना, और 5 जुलाई 1942 को इसके लिए कार्य समिति भी आयोजित की, जिसमें अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू जैसे सदस्य शामिल थे। और इस तरह से सभी की सहमति से 14 जुलाई 1942 को
सभी की सहमति से इसको स्वीकार किया था। क्या किया था? स्वीकार किया था। इस तरह से नोट कर लेना कि अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि वर्धा प्रस्ताव एक तरह से आंदोलन छोड़ो प्रस्ताव की तरफ पर ही था। रोड मैप कहा जा सकता है। अब देखो हुआ क्या कि वर्धा प्रस्ताव जो पेश किया था ना, उसको उस समय के जो वायसराय थे, उस वायसराय के द्वारा इनको बिल्कुल अस्वीकार कर दिया कि हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे और न आपकी राष्ट्रीय सरकार को हम स्वीकार करते हैं। अंग्रेजों ने वर्धा प्रस्ताव को, कांग्रेस का जो वर्धा प्रस्ताव को इग्नोर कर दिया, अस्वीकार कर दिया था। और इस वजह से फिर मैंने क्या कहा कि इसी कारण भारत छोड़ो आंदोलन का रोड मैप तैयार हुआ था। तो ध्यान रखना, इसी बीच है ना 1 अगस्त 1942 को, नोट कर लीजिएगा, 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया था। तिलक दिवस मनाया गया था। क्लियर? चलो, तो ये वो अभी आंदोलन की घोषणा हो चुकी थी ना भारत छोड़ो, इसके बीच में ये थोड़ा रह गया था, तो मैं ये भी एक बार आपको बता देता हूँ। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बात करते हैं, आंदोलन हो चुका था, तो अब बात करते हैं आंदोलन का स्वरूप। आंदोलन का स्वरूप। क्लियर? अब आंदोलन की घोषणा हो चुकी थी, तो आंदोलन के स्वरूप की बात करें तो ध्यान रखना कि शुरुआत में जैसे ही आंदोलन शुरू होता है तो भारत के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं अंग्रेज। और भारत छोड़ो आंदोलन में बिना जनता द्वारा अगर बात करें, यानी बिना नेताओं के द्वारा चला ये आंदोलन था, और जो कई रूपों में सामने आया था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन ऐसा नहीं था कोई नेता नहीं थे, जैसे अपने कुछ प्रभावशाली नेता थे जो भूमिगत होकर, यानी गुप्त रूप में रहकर आंदोलन को चला रहे थे। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रभावशाली नेता थे जो हाइड एंड सीक की तरह रहकर काम कर रहे थे, यानी गुप्त तरीके से आंदोलन को बढ़ा रहे थे। और इसके अंदर कुछ प्रभावशाली नेताओं का नाम आप जरूर याद रखिएगा, जो मैं आपको आगे आने वाली क्लास में बताते जाऊंगा, ताकि आपको इसमें पता रहे कि किस प्रकार से यह आंदोलन भूमिगत रहकर कुछ नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। क्या किया था? आगे बढ़ाया था। तो वही चीज यहाँ पर मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना? तो फिलहाल के लिए नोट कर लीजिएगा, जैसे ये तो आपने सोच लिया। अब देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत ये लास्ट पार्ट है क्या? हाँ, आई थिंक ये लास्ट हो सकता है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं इस आंदोलन में क्या क्या एक्टिविटी है जो लोगों ने की। तो पहला, छात्रों का बहिष्कार। छात्रों का बहिष्कार, बहिष्कार मतलब जो भी जितनी भी सरकारी कॉलेजें स्कूलें थी उसका बहिष्कार कर दिया। हड़तालें, हड़तालें हो गई। नेक्स्ट, इस आंदोलन की बात करें तो रेलवे लाइन उखाड़ दी, रेलवे लाइन उखाड़ दी। टेलीफोन तार जो थे काट दिए। यानी इस आंदोलन में क्या एक्टिविटी जो है वो रही? बहिष्कार का मतलब बाइकॉट, जैसे अंग्रेजी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना, इसको बाइकॉट कह सकते। क्या कह सकते हैं? बाइकॉट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर हम बात करें तो इसके अलावा कहीं अलग अलग स्तरों पर है ना, वहाँ की सरकार ने अपने मतलब रियासतों ने या राज्यों ने अपनी सरकार बना दी।
सरकारें बनी। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो आप नोट कर सकते हैं, जैसे समानांतर मतलब अंग्रेजों को इग्नोर कर दिया कि अब हमारी खुद की सरकारें होगी, इस तरह से। जैसे बलिया, बलिया जो है वो यूपी का इलाका है। इसी तरह एक स्थान ले सकते हैं सतारा, सतारा जो है वो महाराष्ट्र का है। कहाँ का? नेक्स्ट इसी प्रकार से आप इसमें नोट कर सकते हैं, तो बंगाल के अंदर कुछ इलाके। तो इस प्रकार से छुटपुट को विरोध हो ही चुका था। अब देखो, जैसे मैंने क्या कहा था कि प्रमुख नेता को तो पकड़ लिया था, फिर भी कुछ नेता थे इस आंदोलन को लेके चल रहे थे। तो प्रमुख नेता और स्थान, प्रमुख नेता व स्थान, यस। तो नोट कर लीजिएगा, पहला जयप्रकाश नारायण, जो गुप्त रूप में रहकर, इसी के साथ राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया जैसे कुछ हिडन हीरो कह सकते हैं, भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किया। भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किया, क्योंकि आंदोलन को चलाना था ना कहीं सपोर्ट तो लेना ही था। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो अरुणा आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली ये भी आंदोलन में थी और कांग्रेस का झंडा है ना मुंबई में फहराया। इसी के साथ जैसे बात करें तो एक और नेता का नाम जो इंपॉर्टेंट याद रखना, उषा मेहता। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने गुप्त रेडियो सेवा चलाई। ताकि लोगों को जागरूक रहे और संदेश पहुंचता रहे। तो अब इतना कुछ हो रहा था तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, यानी ब्रिटिश प्रतिक्रिया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया, ठीक है ना। अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया थी आप सभी को पता है। अंग्रेज क्या करते हैं? बस साम दाम दंड भेद इतना थे। यानी अंग्रेज जो आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सख्त कदम उठाए। सख्त कदम उठाए, मतलब कहते हैं ना निर्दयता के साथ। जैसे व्यापक गिरफ्तारियां, मतलब बड़े लेवल में गिरफ्तारी की। कितनी? लगभग अगर बात करें तो 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया। 1 लाख या इससे ज्यादा किया होगा, लेकिन 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया। तीसरा, जो प्रेस मीडिया थी ना उस पर सेंसरशिप लगा दिया, यानी प्रतिबंध। क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया, ताकि कोई भी न्यूज है वो बाहर न पहुंचे। इसके अलावा जैसे देखा जाए लाठीचार्ज, गोलीबारी। गोलीबारी मतलब गोलियां तो इतनी चलाई कि कारतूस खत्म हो गए थे। उग्र हिंसा का सहारा, यानी पूरी तरह से जितना निर्दय हो सकते थे इस आंदोलन को दबा दिया। इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की
ताकि आंदोलन कमजोर पड़ जाए। तो इस तरह से इतने ज़बरदस्त प्रहार करने के बाद कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर पड़ गया था। आंदोलन कमजोर पड़ा क्योंकि अंग्रेजों ने उसकी, कहते ना कि रीढ़ की हड्डी पर ही शुरुआत में चोट लगा दी थी, बाद में फिर धीरे धीरे कमजोर कर दिया। फिर भी देखा जाए तो आंदोलन सफल तो नहीं हुआ, ये बात तो तय है, लेकिन अंग्रेजों की है ना नींव हिला दी थी, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि अब हम या रुके तो हम खुद भी मर जाएंगे। तो बात करते हैं आंदोलन का प्रभाव। आंदोलन का प्रभाव, ठीक है ना, आंदोलन का क्या प्रभाव था। यस, तो पहली बात कि इस आंदोलन ने जनता में राष्ट्रीय चेतना श्रम पर पहुंच गई। इस आंदोलन से चेतना श्रम पर पहुंची, लोगों में राष्ट्रीय चेतना का भाव संचार हुआ। फिर दूसरा, ब्रिटिश सरकार की नींव जो है ना वो क्या हो गई, अब कमजोर हो गई कि अंग्रेजों भाग जाओ वरना मारे जाओगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को स्वतंत्रता, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को पता लगा था, तो ब्रिटेन के ऊपर जोर आने लगा, तो भारतीयों की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया। मांग का समर्थन किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक देशों ने, तो मजबूरन ये करना ही था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को अब ये स्पष्ट हो चुका था कि शासन लंबे समय तक नहीं चल सकता। नहीं चल सकते हैं, यानी अंग्रेजों को अब उनकी कहते हैं ना कि वो लिमिटेशन थी जो उनको याद आ गई थी, उनको कहते हैं कि एक औकात याद आ चुकी थी कि अब नहीं गए तो जान से हाथ धो बैठोगे। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों का अब रिश्ता ऐसा हो चुका था कि उन्हें भागना ही था। और इस प्रकार से ये सिंपल और सीधे तरह से बात करें तो ये आंदोलन इस प्रकार से गंभीर हो चुका था कि अंग्रेजों के सामने अब कोई रास्ता नहीं था। अब अंग्रेजों को सीधे सीधे अपना जो है ना रास्ता नापना था। तो ये इस आंदोलन ने एहसास करवा दिया था। तो कुल मिलाकर बात करें यानी इस आंदोलन ने ही आज़ादी के रास्ते खोल दिए थे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये क्लास थी, इस क्लास को हमने यहाँ समाप्त कर दिया है। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इस टॉपिक में एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस आंदोलन को किसने सपोर्ट नहीं दिया। साम्यवादी जो दल थे ना, साम्यवादी दल ने इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया। वो इस आंदोलन से अलग, वैसे बहुत सारे दल नेता भी अलग थे इस आंदोलन से, जैसे भीमराव अंबेडकर जी तो है ना, वह भी इस आंदोलन में सपोर्ट में नहीं आए थे क्योंकि उनकी मांग यहाँ पर कुछ अलग थी। ऐसे कुछ साम्यवादी दल थे, उन्होंने कांग्रेस को अकेले थकेले छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब शिद्दत हो किसी काम में तो परिणाम हकीकत में ला ही देता है। वो इस प्रकार से उनकी प्रयासों से अंत तक बात करें, वो दिन भी दूर नहीं था जब आज़ादी आए, और वो आ भी गया और आज़ादी का जश्न मनाया भी गया। वो था 1947। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। अगली क्लास में आपसे जल्द मिलेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।